प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में नहीं बताने जा रहा, बल्कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया है। पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें, इससे आपको भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है, और साथ ही स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मार्केट देख लेते हैं ना। न्यू ईयर का मार्केट स्टार्ट तो अच्छा हुआ, तो थोड़ा जानना चाहिए। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस सभी जगह आपको अच्छा लगेगा। और नीचे सेक्टर्स और थीम भी देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक्स, डिफेंस, फार्मा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छा है और लेट्स होप कि पूरे साल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मैं हमेशा बताता हूँ ना, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको याद हो गया होगा ये सब चीज़। अब नहीं है तो फिर से याद कर लें। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाएं तो सबसे पहले नॉमिनेशन का ध्यान रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और किसी तरह का म्यूचुअल फंड या फिर एफडी कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नॉमिनेशन ज़रूर दें। और जिसका भी आपने नॉमिनेशन दिया है उसके पास उस इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट डिटेल्स होना ही चाहिए। नाउ जान लेते हैं कि मैंने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो यही जानना होगा। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसको आप भी सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि भाई जो भी डिपेंडेंट्स है मेरे ऊपर, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आगे आने वाले लाइफ में फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम ना हो, नंबर वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नंबर सेकंड, आजकल हेल्थ केयर का एक्सपेंस तो बहुत बढ़ गया है, तो ऑफकोर्स हमें ध्यान में रखना होगा कि भाई अगर किसी का तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वहाँ पे अगर खर्च बहुत ज़्यादा आता है तो उसका भी कुछ ना कुछ हमें अलग से अरेंजमेंट करना होगा। क्योंकि जो भी हमारा कॉर्पस है उसमें अगर बड़ा पैसा खर्च करेंगे हेल्थ केयर में तो ऑफकोर्स हमारा कॉर्पस काफ़ी हद तक कम होगा। तो अच्छा ये है कि अलग से हम कुछ अरेंजमेंट करें। उसके बाद इमरजेंसी फंड ना, ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ हो गया, अचानक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आ गई, तो वो पैसा कहाँ से आएगा ना। अब जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, वो तो लॉन्ग टर्म है ना, आप नहीं चाहेंगे कि बीच में उस पैसे को निकालें। तो अगर बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत हो गई तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इमरजेंसी फंड। उसके बाद जैसे बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन और मैरिज के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, कुछ पैसे रखने होंगे। उसके बाद आपका रिटायरमेंट भी आएगा, ठीक है, तो रिटायरमेंट के लिए भी आपको पैसा रखना होगा। और उसके बाद एक होता है वेल्थ क्रिएशन ना। कुछ जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा जमा करूं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, अगर कोई चाहता है तो कर सकता है ना। मतलब इतना ज़्यादा पैसा कि वो मेरे लाइफ टाइम में वो पैसा खर्च नहीं होगा ना, फिर आगे वो पैसा जाएगा नेक्स्ट जनरेशन को, इस तरह का ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करूँ। तो ये सभी पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने दिमाग में रखा है अपना इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार मैं बताता हूँ, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो रिस्क प्रोफाइल ज़रूर डिसाइड कर लें इन्वेस्टमेंट से पहले। तो मेरा रिस्क प्रोफाइल है वेरी एग्रेसिव, ठीक है। वेरी एग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में, अगर किसी कारण से 30 to 40% भी अगर गिर जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो कम हो जाता है, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 30-40 रुपीज़ उड़ गया ना, 60-70 रुपये ही बचा, तो उस समय मैं डर कर अपने इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा नहीं और भागूंगा नहीं। यही होता है रिस्क प्रोफाइल। तो मेरा वेरी एग्रेसिव है। टाइम होराइजन, कितने समय के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स का है। 10 ईयर से पहले उम्मीद नहीं है या फिर चांसेस काफ़ी कम है कि मैं पैसे को निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये जो टाइम होराइजन होता है ना, कुछ लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो स्टॉक में आपको 10 साल तक बने ही रहना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम।
अगर सही में 2-3 साल तक बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है तभी चेंज करते हैं, या कोई दूसरा बड़ा इशू है तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो चेंज करना ही नहीं है, 10 ईयर 15 ईयर सेम में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स अगर हम खुद से मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ ऑफ कोर्स कभी कभी चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। टाइम होराइजन का मतलब कि ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो है वो बना रहेगा। मैं पोर्टफोलियो लेवल की बात बोलता हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड की बात नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं बेचना चाहिए। बेचना लास्ट ऑप्शन होता है, आगे मैं इसको कवर करूंगा। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क प्रोफाइल। इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद इन्वेस्टमेंट नॉलेज बहुत ज़रूरी है ना, इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? यही तो डिसाइड करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बोल सकता हूँ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट नॉलेज है। क्यों अच्छा है, रीज़न क्या है? तो मैंने एजुकेशन भी मेरा इसी रिलेटेड है, MBA किया हुआ है, प्लस 17 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज़ में काम भी किया हुआ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट नॉलेज है वो उसको गुड बोला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है, ठीक है। तो एक तो इक्विटी है, बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में तो देखा गया है कि सबसे अच्छा रिटर्न यहीं से आता है। तो इक्विटी में मेरे पास म्यूचुअल फंड भी है और डायरेक्ट स्टॉक्स भी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पैसा मेरा आर्बिट्राज, शॉर्ट टर्म जिसको आप बोलते हैं ना, आर्बिट्राज में होता है, और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म डेट फंड में होता है, ठीक। इसके अलावा मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर बिल्कुल नहीं है, रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ऑफ कोर्स मेरा घर खुद का है, वो अलग चीज़ है, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। लेकिन अलग से रियल एस्टेट में फ़िलहाल अभी तक, फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज़, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना मेरा कोई FD है, ना कोई क्रिप्टो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह का मेरा इन्वेस्टमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे इक्विटी, मुझे लगता है कि मुझे इक्विटी की जानकारी है, ठीक है। तो इक्विटी की जब जानकारी है, मुझे पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा रिटर्न आता है, तो फिर सभी जगह पैसे को क्यों मैं स्प्रेड आउट करके रखूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब खराब इन्वेस्टमेंट है। हमेशा ध्यान में रखें, डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने ये जो डिसाइड किया है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा इन्वेस्टमेंट नॉलेज, ठीक है। तो अगर आपका भी इसी तरह का वेरी एग्रेसिव है रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से पहले आप भागेंगे नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज वेरी गुड है, तभी इस तरह का कॉल लें, नहीं तो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हें बहुत बहुत रिस्की है और बहुत कम लोगों के लिए ये सूटेबल होगा, सबके लिए सूटेबल नहीं है। इमरजेंसी फ़ंड, तो देखिए मेरे पास सफिशिएंट हेल्थ कवर है, ठीक है, जिसको आगे मैं कवर करूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इमरजेंसी फ़ंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा हेल्थ कवर है। उसके अलावा मैं कुछ पैसा बिल्कुल रखता हूँ अलग से, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखता हूँ और कुछ आर्बिट्राज फंड में रखता हूँ, ठीक है। पूरा आर्बिट्राज फंड में नहीं रखता हूँ कि वहाँ पे जनरली कई जगह आप देखें 15 to 30 डेज़ का एग्जिट लोड होता है, जबकि बहुत सारे शॉर्ट टर्म डेट फंड में एग्जिट लोड नहीं होता। आज इन्वेस्ट किया कल निकाल लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं मिक्सअप करके रखता हूँ। और उसके बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें अच्छा खासा ना क्रेडिट लिमिट है। तो अगर इमरजेंसी मुझे पैसे की ज़रूरत हुई तो मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। हेल्थ कवर मेरे पास बेस जो कवर होता है ना 10 लाख का है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें रीस्टोर फैसिलिटी है, मतलब कि वो 10 लाख ख़त्म होगा नहीं मोस्टली, वो बढ़ता, और एवरी 2 ईयर्स में ये डबल हो जाता है अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर यूज़ नहीं किया नेक्स्ट ईयर 15 लाख हो जाएगा, उसके बाद अगर 1 साल और यूज़ नहीं किया 20 लाख, तो मोस्टली वो 20 लाख कवर ही चलेगा अगर यूज़ नहीं किया तो। इसके अलावा, ठीक है, मेरे पास एक सुपर टॉपअप प्लान भी है 20 लाख का, तो ये सब। और हाँ, 20 लाख का जो सुपर टॉपअप लिया है मैंने, उसमें 10 लाख का डिडक्टेबल है, मतलब कि 10 लाख तक अगर कोई खर्च होता है तो ये जो सुपर टॉपअप है ना, इससे आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 10 लाख से जब ऊपर खर्च होने लगेगा तभी आप सुपर टॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरा बेस कवर तो ऑलरेडी 10 लाख है ना, इसीलिए मैंने 10 लाख प्लस का रखा है सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप में प्रीमियम थोड़ा कम होता है, तो अच्छा ये होता है कि हम एक अच्छा खासा बेस कवर ले लें, उसके ऊपर जो एडिशनल कवर है ना वो सुपर टॉपअप के जरिए लें, ठीक है। फिलहाल मुझे लगा कि मेरा हेल्थ कवर फिलहाल के लिए सफिशिएंट है, बाद में देखेंगे अगर कुछ और ज़रूरत होगा तो विल टेक इट फॉरवर्ड। लाइफ कवर देखिए मेरे पास फ़िलहाल 3 पॉलिसीज़ हैं। एक तो बहुत पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था ना, उस समय मैंने LIC का टर्म प्लान लिया था, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट वाले उतने थे नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था, एकदम शुरुआत की बात बोलता हूँ, जब तुरंत जॉब शुरू किया ना। LIC का उस समय भी, लेकिन हाँ मैंने टर्म प्लान लिया था बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है यहाँ, लेकिन वो था, बहुत छोटा मोटा लिया था ना, बस चेक करने के लिए। 15 लाख
का लिया था उस समय, बहुत सालों पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने 50 लाख का एक और टर्म प्लान लिया। जैसे जैसे मेरा डिपेंडेंट्स बढ़ने लगे ना, तो वैसे वैसे मैंने उसको बढ़ाया। तो फिर 50 लाख का लिया और उसके बाद 1 करोड़ का लिया। 1 करोड़ का जो कवर लिया एक और एडिशनल ना, उसमें मैंने ये ध्यान रखा कि 50 लाख का अपफ्रंट पे आउट होगा और 50 लाख जो है वो 10 ईयर्स के लिए एवरी मंथ 50,000 डिपेंडेंट को पे आउट होगा या नॉमिनी को पे आउट होगा। इस तरह का मैंने रखा है, ठीक है। टर्म प्लान में और भी ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स भी है ना, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैंने 2 पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब बच्चों के लिए 2 पोर्टफोलियो, क्योंकि दोनों के एज में थोड़ा गैप है, इसीलिए। एक का इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स के आसपास का रखा गया है, एक का 15 ईयर प्लस का रखा गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दोनों ही वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन में अच्छा खासा डिफरेंस है, इसलिए मैंने 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए हैं। कोई ज़रूरी नहीं अलग पोर्टफोलियो बनाने का, कोई चाहे तो एक पोर्टफोलियो से भी काम चला सकता है, ठीक है। दोनों पोर्टफोलियो अलग है, इसलिए जो स्कीम्स हैं दोनों में अलग है। दोनों में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। ये जो भी मैंने नाम लिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। किसी भी सेक्टर थीमेटिक फंड में फ़िलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और दोनों को ही देखें तो 5 to 6 फंड्स मैक्सिमम है, ठीक है, अलग अलग, उससे ज़्यादा फंड्स नहीं है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का अच्छा खासा एक्सपोजर है। और जो सेकंड पोर्टफोलियो है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन और भी ज़्यादा लंबा है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप रिलेटिवली ज़्यादा है। इसके बाद स्टॉक पोर्टफोलियो, तो स्टॉक पोर्टफोलियो में करेंटली 18 स्टॉक्स हैं। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम ये थोड़ा चेंज करता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि 20-25 स्टॉक से ज़्यादा कभी ना हो, ठीक है। और मिनिमम 10 स्टॉक्स तो ज़रूर रखें, इसी तरह का है। उसके बाद उसमें इक्विटी और डेट देखें तो रफली 94% के आसपास इक्विटी है, और शॉर्ट टर्म के लिए अबाउट 6% का पैसा फिलहाल वहाँ रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स वो आर्बिट्राज भी है और शॉर्ट टर्म डेट भी है। स्टॉक पोर्टफोलियो में मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है, तो लार्ज कैप में अबाउट 33% है, मिड कैप में अबाउट 22% के आसपास, और स्मॉल कैप में अबाउट 40% के आसपास है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन लार्ज कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। इसके बाद थीम या फिर सेक्टर समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, फाइनेंशियल थीम में मेरे 4 स्टॉक्स हैं। मैं थीम बता रहा हूँ, सेक्टर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन थीम वाइज मैं सोचता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 स्टॉक्स में से 2 बैंक्स हैं। बैंक्स में एक प्राइवेट सेक्टर का है, एक PSU सेक्टर का है, और 2 है वो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज फर्म रिलेटेड स्टॉक्स है। तो टोटल 4 स्टॉक्स हो गए। उसके बाद AI थीम रिलेटेड 5 स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में। तो AI थीम में एक IT कंपनी है जो कि AI में भी कुछ काम कर रहा है। उसके बाद एक प्योर AI स्मॉल कैप का स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद एक ऑटोमेशन रिलेटेड है जिसका कि AI में डेटा सेंटर्स में उसका यूज़ हो सकता है, उस कंपनी का बिजनेस मिलेगा। एक कूलिंग रिलेटेड स्टॉक है जो कि अगेन डेटा सेंटर में उसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि इंडिया में डेटा सेंटर बहुत आने जा रहा है आने वाले सालों में, तो अच्छा खासा बिजनेस होगा। एक अगेन पावर इक्विपमेंट रिलेटेड भी है जिसका भी यूज़ यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद डिफेंस और शिप बिल्डिंग थीम रिलेटेड मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं। प्योर डिफेंस के 2 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक डिफेंस और शिप बिल्डिंग दोनों में उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और एक पोर्ट रिलेटेड है। अब मैंने जो डे बिफोर यस्टरडे वीडियो बनाया था ना 31 दिसंबर, उसमें ऑलरेडी आपको ये सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं फाइनेंशियल थीम मुझे लग रहा है अच्छा होगा, AI रिलेटेड थीम मुझे लग रहा है ठीक परफॉर्मेंस आएगा इंडिया में, खासकर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वहीं मेरा इन्वेस्टमेंट है, और डिफेंस और शिप बिल्डिंग थीम भी मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगा। मैंने डिटेल में ये सब रीजंस भी बताया था 31 दिसंबर के वीडियो को। अगर उसको वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, आप कोरिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा होटल के स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में एक इन्वेस्टमेंट है, सिंगल स्टॉक है, फार्मा में एक इन्वेस्टमेंट है, और टेलीकॉम में एक इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा टोटल 18 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया है ना, उसमें मैंने ध्यान रखा है कि किसी भी स्टॉक में
ठीक है, जो एक्सपोजर होगा वो 5% से कम ना हो, मिनिमम 5% का एक्सपोजर ज़रूर हो, क्योंकि इससे कम का अगर आप एक्सपोजर लेंगे तो अगर वो स्टॉक बहुत अच्छा करेगा फिर भी आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये ज़रूर ट्राई करता हूँ 5% मिनिमम एक्सपोजर। साथ ही किसी भी स्टॉक में मैं ट्राई करता हूँ कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% से ज़्यादा ना हो पूरे पोर्टफोलियो का। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि मैंने किसी में इन्वेस्ट किया, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो उसका ओवरऑल जो एक्सपोजर है या फिर वेटेज है मेरे पोर्टफोलियो में 10% से ऊपर चला गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात बोला, मैं 10% से ट्राई ज़्यादा नहीं करता हूँ। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या थीम में पूरे पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन अगर वो थीम बहुत अच्छा कर गया, ठीक है, उसके बाद उनके स्टॉक्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया और उसके कारण थोड़ा बढ़ गया, वो अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात बोला हूँ, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, तो ये मैं रिस्ट्रिक्शंस रखता हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने बताया इसमें से बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपने जो किया मैं भी वो कर लूँगा, इस तरह के मैसेजेस आप लोग के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का कुछ भी करने से पहले आप सोच लें कि क्या आपका भी रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है। अगर आपका पैसा 30, 40, 50% गिर जाता है तो क्या आप टिके रहेंगे, भागेंगे नहीं? उसी तरह से कुछ भी हो जाए, क्या आप 10 साल या उससे ज़्यादा तक मार्केट में टिके रहेंगे, भागेंगे नहीं? और क्या आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज काफ़ी अच्छा है? क्या आपको इन्वेस्टिंग का कुछ सालों का एक्सपीरियंस है? क्या आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए ये सब चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। दूसरों का सुनकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। अब उसका थॉट प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट नॉलेज क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, टाइम होराइजन क्या है, आपका अगर वो नहीं है तो कैसे आप वैसे इन्वेस्टमेंट करें? तो आप अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल मैंने जो कुछ बोला है उससे आप आइडिया लें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बिल्कुल अलग होगा। आप अपने अनुसार डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। वीडियो के लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इन्वेस्टमेंट करें, वो स्टॉक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, क्वालिटी का ध्यान रखें। क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो गिरने के बाद भी वो वापस आएगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म तक बने रहें। अगर इक्विटी में इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको ट्राई करना है कि पैसे को कई गुना बढ़ाएं, और कई गुना बढ़ाने के लिए क्वालिटी के साथ साथ आपको मार्केट में टिकना होगा काफ़ी लंबे समय तक। जितना ज़्यादा टिकेंगे कंपाउंडिंग का उतना बेनिफिट मिलेगा और रिटर्न्स उतने बढ़कर आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ, जो कि हमारा टैग लाइन है, पड़े रहो। पड़े रहो का मतलब वही है कि अच्छा क्वालिटी रखें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।